बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। इंतहाई अहम मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे। आज दर्जनों अहम खबरें हमारे पास हैं जिनका तफसीली जायज़ा लेंगे, उन पर तज्ज़िया भी करेंगे। सबसे पहले आज इमरान खान और जहांगीर तरीन, जो इमरान खान साहब के राइट हैंड कंसीडर किए जाते हैं, उनकी नाअहली का जो केस सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर थी, आज उसकी समाअत हुई है। और सुप्रीम पाकिस्तान ने 12 मई तक इमरान खान के वकील नईम बुखारी को तमाम अहम दस्तावेज़ात जमा करवाने का हुक्म जारी किया है। ये केस क्या था? हनीफ अब्बासी साहब, आप जानते हैं, रावलपिंडी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कैंडिडेट हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इमरान खान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी। और उस दरख्वास्त का मतन ये था कि इमरान खान की भी तो ऑफशोर कंपनियां हैं और वो 2013-2002 के इंतखाबात में उन ऑफशोर कंपनीज़ को डिक्लेयर नहीं कर सके, जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी कंटेस्ट करने की। हनीफ अब्बासी साहब ने जो न्याजी कंपनी के अलावा 3 और कंपनीज़ के नाम भी मंजर-ए-आम पर लाए हैं। उन्होंने कहा कि बार्कले ट्रस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, बार्कले ट्रस्ट चैनल इस्लामाबाद और जर्सी लिमिटेड, ये भी तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ही ऑफशोर कंपनीज़ हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब उन्हें तमाम दस्तावेज़ात अपने पब्लिक करने चाहिए, जो वो इंतखाबात में नहीं कर चुके। 2002 के इंतखाबात में, 2013 के इलेक्शंस में भी। उनकी क्या गुफ्तगू हुई आज समाअत के दौरान? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम बुखारी साहब ने ये कहा है कि 2002 के इलेक्शन के लिए जमा करवाए जाने वाले तमाम कागजात नामजदगी और तमाम गोशवारों की तफसील हम जमा करवाएंगे। उन्होंने इसकी यकीन दहानी करवाई है कि वो उनके पास ये दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो वो जमा करवा देंगे। इमरान खान साहब पहले भी मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ में अपनी जो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका तज़किरा कर चुके हैं और आज फिर उन्होंने ये कहा है कि वो उनके पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं जो वो कोई आर महसूस नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे। इमरान खान की जो भी तफसीलात हैं, उनके जितने भी असासे हैं, जो बनी गाला वाला उनका घर है और उसके बाद लंदन फ्लैट्स हैं, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ में उसका तस्करा मुख्तलिफ बार मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बनी गाला 2002 में ख़रीदा, रकम अपनी साबिक अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ से ली और 2003 में लंदन फ्लैट बेच कर उन्हें उसकी रकम वापस कर दी। 2004 में उनकी तलाक हुई, मगर उन्होंने जो भी उसका जो जिसके नाम पर था उसकी वो ऑनरशिप तब्दील नहीं करवाई बनी गाला वाले घर की। हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान पर और भी कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इंडिया से फंडिंग लेते हैं, भारतीय फंडिंग से इनकी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती है। अगर ये फंडिंग नहीं लेते तो ये बताएं कि इन्होंने इस्लामाबाद को जो मुअत्तल किया, जो इस्लामाबाद लॉकडाउन किया, जो बंद किया, जो धरना दिया, लॉकडाउन अलहदा धरना अलहदा, उसकी फंडिंग इनको कहाँ से आई? इनके पास असासे, इनके पास फंड्स, इनके पास रकूम कहाँ से आती हैं? हनीफ अब्बासी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर लगाए हैं। 12 मई को अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग होगी तो वो दस्तावेज़ात क्या जमा करवाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज़ात जमा करवाने का हुक्म है और 11 मई 2017 को, एक दिन कबल, जो चेयरमैन सेनेट हैं, चेयरमैन सेनेट ने इजलास तलब कर लिया है 11 मई दोपहर 3:30 बजे। इस इजलास में, जो सेनेट का इजलास 11 मई को होने जा रहा है, इस इजलास में 12 पॉइंट्स पर बात की जाएगी, गुफ्तगू की जाएगी, तबादला ख्याल किया जाएगा। वो 12 पॉइंट्स क्या हैं आपकी गोशे गुजार करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें मशाल खान का जो अफसोसनाक कत्ल था, मर्दान में वली खान यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म मशाल खान जिसको मारा गया बेदर्दी से, उसके बाद से दहशतगर्दी के वाक़यात में वो केस और उसके बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में जो इजाफा हुआ है उस पर गुफ्तगू की जाएगी। दूसरे नंबर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने आइनी ओहदों का गलत इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क अपनी तजारत और कारोबार को फ़रोग़ देते हैं, इस पॉइंट पर गुफ्तगू की जाएगी। तीसरा जो मौजू होगा सेनेट के 11 मई के इजलास का, वो कुछ इस तरह से है कि परवेज़ रशीद को उनकी वजारत से बरतरफ किया गया। वो उसके पीछे क्या मामला है? डॉन लीक्स का मामला है कि परवेज़ रशीद जो उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने खबर लीक की, एक सहाफ़ी को खबर दी, इस वजह से उसको बरतरफ किया गया परवेज़ रशीद साहब को। इस पर गुफ्तगू की जाएगी। चौथे नंबर पर डॉन लीक्स की
जो इंक्वायरी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आखिर पब्लिश क्यों नहीं की गई, पब्लिक क्यों नहीं की गई, अवाम उन्नास को क्यों नहीं बताई गई, इस पर बात करेंगे। 5वें नंबर पर वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी की सरबराही में मीडिया सेल की होने वाली सरकारी मीटिंग की खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग, इस पर बात की जाएगी। 6ठे नंबर पर हुकूमत की जानिब से पैनामा केस पर जो GIT बनाई गई है उस पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया गया है, इसके असरात हैं, इस पर सेनेट के इजलास में बात की जाएगी। 7वें नंबर पर गवर्नर सिंध की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, इस पर बात की जाएगी। 8वां नंबर वज़ीर पानी और बिजली के स्टेट मिनिस्टर की जानिब से सूबों को ज़राई इस्तेमाल के लिए पानी की फराहमी के बारे में गलत बयानी की गई है, इस पर बात की जाएगी। ये आज जो हमारे तक इत्तलात पहुँची हैं, जो सेनेट ने 11 मई को दोपहर 3:30 बजे अपना इजलास मुनक्किद करवाने की कॉल दी है, उसमें ये 12 पॉइंट्स हैं। 12 पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 8वां पॉइंट आपको बताया। 9वें नंबर पर इस पर बात की जाएगी कि एक सियासी पार्टी के लीडरों को PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस्मानी तौर पर रोकना गैर कानूनी था, ऐसा क्यों हुआ। ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने, फवाद चौधरी जिसमें शामिल थे, उन्होंने PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए मगर उनको इजाज़त नहीं दी गई। 10वें नंबर पर 2 मई को CCI के इजलास से आर्टिकल 158 पर अमल दरामद को एजेंडे से निकाल देना। 11वां नंबर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से CCI इजलास में 13 एजेंडा आइटम में से 12 में शरीक ना होना। और 12वां और आखिरी, गुलाम कादिर मरी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद को गायब कर देने के बाद हुकूमत की जानिब से इनका पता लगाने से नाकामी हुकूमत को हुई है, इस पर बात की जाएगी। ये 12 पॉइंट्स हैं जिन पर 11 मई को सेनेट के इजलास में बात होगी दोपहर 3:30 बजे। और 12 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हाई कोर्ट में जो केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली का केस, उसमें अहम दस्तावेज़ात पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, आज उसकी समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने इस केस की आज समाअत की थी। उसके बाद कुछ बात करते हैं पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से। पाक अफ़गान ताल्लुकात आजकल कशीदा हैं। कल तो ईरान के आर्मी चीफ ने भी धमकी दे दी और कहा कि अगर दहशतगर्दों के कुछ हाइड आउट्स हैं, अगर इनको टारगेट ना किया तो पाकिस्तान तो ईरान खुद उस पर पाकिस्तान के जो इलाके हैं, बॉर्डर के इस तरफ पाकिस्तान के जो इलाके हैं उन पर अटैक कर सकता है। और पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर इजहार ख्याल किया, शदीद अल्फाज में मजम्मत की ईरानी आर्मी चीफ के इस बयान को, और जो सेक्टेरियन तौर पर उनसे मुत्तफिक हैं उन लोगों ने भी कहा कि पहले वतन अजीज़ पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचता नहीं देख सकते, ऐसे बयानात काबिल कबूल नहीं है। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की राय का इजहार किया है। और आज सरताज अजीज़ की और उमर ज़रखेवाल जो अफ़गान सफ़ीर हैं उनकी आपस में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में तबादला ख़याल किया गया है। सरताज अजीज़ ने यह क्लियर पैगाम दिया है कि चमन बॉर्डर पर बॉर्डर कवानीन की खिलाफ वर्जी अफ़गान फोर्सेस की जानिब से की गई है, मासूम जानों को नुकसान पहुँचाया गया है और इसको किसी किस्म से भी, किसी तरह से भी, किसी तौर पर भी टॉलरेट नहीं करेंगे। बाबे दोस्ती उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक हालात बेहतर करने में अफ़गान फोर्सेस हमारा साथ नहीं देते और इसमें अपना मुस्बत कदम आगे नहीं बढ़ाते। और पाकिस्तान की जानिब से जो बीमार अफ़गान थे जो बॉर्डर क्रॉस करके इलाज की गर्ज से वीज़ों पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, आज जज्बा खैर सगाली कहिए, इंसानी हमदर्दी कहिए, कुछ भी कहिए, मगर आज 14 बीमार अफ़गानियों को बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान भिजवाया गया है। एक अफ़गान उनमें से ऐसा था जो वफ़ात पा गया था इलाज के दौरान, इलाज की गर्ज से पाकिस्तान तशरीफ़ लाया था, उसकी भी लाश को, जो उसकी डेड बॉडी है, उसको भी अफ़गानिस्तान आज मुंतकिल किया गया। कशीदा हालात के बावजूद उनको दस्तावेज़ात उनके चेक करने के बाद, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को देखने के बाद उनको अफ़गानिस्तान वापस भेज दिया गया, जो इलाज की गर्ज से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे जो अफ़गान शहरी। और कुछ बात गुर्दों के जो गैर कानूनी पैबंदकारी है उस केस में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। आप जानते हैं कि FIA ने और दीगर अदारों ने इस पर अपना मौसर कार्रवाई दिखाई, जो ट्रांसप्लांट के हवाले से भी, गुर्दों की पैबंदकारी के हवाले से भी, और जो करप्शन हस्पतालों में हुई कर रहे थे डॉक्टर हजरात भी, कुछ चंद डॉक्टर हजरात, सारे नहीं, चंद जो काली भेड़ें हैं, हर प्रोफेशन की कुछ काली भेड़ें होती हैं, इस प्रोफेशन की भी कुछ काली भेड़ें हैं, उस पैबंदकारी के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है। जो नर्स मेडिकल स्टाफ से ताल्लुक़ रखने वाली नर्स सफ़िया जो पुलिस की हिरासत में थी,
उनका बयान सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में, वो बयान आपने टीवी चैनल्स पर भी देखा, उनका जो वीडियो बयान था, उन्होंने इस बात का इकरार किया है, इस बात को तस्लीम किया है कि पहला ऑपरेशन गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी का पहला ऑपरेशन शरीफ मेडिकल सिटी में करवाया गया और इसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी के भाई जावेद साहब को इसमें ट्रीट किया गया। ये सफ़िया नर्स का आज बयान है और सोशल मीडिया पर यह खासा गर्दिश में है। लोग इस पर तबसरे भी कर रहे हैं कि क्या ये मामला ऊपर से शुरू होकर नीचे आता है, इस पर क्या अब रद्द-ए-अमल दिखाया जाएगा। और चेयरमैन सेनेट पर हम बात कर चुके हैं पहले कि उन्होंने इजलास तलब कर लिया है। 11 मई को भारत से आखिर में एक अहम खबर शामिल करेंगे। भारत में अदारों के दरमियान भी आपस में चपकलिश अब चल दौड़ी है। ऊंचली ज़ात निचली ज़ात के जो भी कॉन्सेप्ट्स इंडिया में हैं, हमारे पाकिस्तान में तो इस लेवल पर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप रेसिज्म को और एक दूसरे को इस तरह से, पाकिस्तान में ऐसा तो कोई मामला नहीं है, मगर भारत में ऐसा कोई वाक़या पेश आया है, सुनकर आपको भी हैरत होगी। हाई कोर्ट के जज ने चीफ जस्टिस समेत 7 सीनियर जजों को 5 साल की भारत में कैद सुना दी है और उसके नतीजे में फिर सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ने ये कैद सुनाई है और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस जज को 6 माह की कैद सुना दी है। और ये अजीबो गरीब एक वाक़या था जिस पे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो खुद हैरत में मुब्तला हैं। अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट्स का जायज़ा लें, जस्टिस CS करनान इस जज का नाम है और इसने ये 7 आला जजेस पर के ख़िलाफ़ उसने फ़ैसला सुनाया है, 5 साल की कैद सुना दी है। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर यह मौक़िफ़ अपनाया कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, किसी जज को ये इख्तियार हासिल नहीं हो सकता। जस्टिस CS करनान इसका नाम है और उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस करनान के दिमागी मुआयने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टीम भेजी थी, जिस पर जस्टिस करनान ने मुआयना कराने से साफ इनकार कर दिया और कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने साथ ये पॉइंट उठाया कि इनको कोई मसला है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ज़हनी मसला है। अदालत ने कहा कि 8 फरवरी को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने करनान को अदलिया के ख़िलाफ़ गलत ज़ुबान इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था। जस्टिस करनान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर कानून और चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर मौजूदा और साबिक जजों पर बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद किया था। ये सूरत हाल है भारत के अदालती निज़ाम की। रुखशान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।